तो बच्चों डिस्कस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा टॉपिक में से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से करवा रहा है किसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 का जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है और 30 मिनट्स के लिए है, ठीक है। तो टाइम इसने दिया हुआ है 30 मिनट्स। अब हम एक काम करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मिनट को अपन सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 30 × 60 जो है वो सेकंड यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा। साथ में इसने दिया है करंट 2 एम्पियर, ठीक। करंट कितना दिया है? 2 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला है मोल इज इक्वल टू IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर इंटू 96500। ये सीधा फार्मूला अपन को याद करके जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक। तो यहाँ N बराबर IT अपॉन N इंटू 96। N यहाँ पे N फैक्टर है या जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा? AlCl3 में एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में होता है? Al+3 में। और जब ये कैथोड प्लेट की तरफ जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा। तो यहाँ एक एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक है? 3 इलेक्ट्रॉन। यही इसका N फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? N तो लिया ये 3, टाइम मैंने ये रखा यानी कि I2 इंटू 1800 इसका सेकेंड में टाइम डिवाइडेड बाई N फैक्टर 3 इंटू 96500। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास मोल आ जाएंगे किसके? एल्यूमिनियम के। अगर एल्यूमिनियम के मोल मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, तो मोल होते हैं वेट एल्यूमिनियम अपॉन मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इसने दिया हुआ है 27, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी? 27 यहाँ रखेंगे तो वेट एल्यूमिनियम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सबको क्लियर है? ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डीके। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में मेंशन नहीं था, यानी कि जेईई मेन का सिलेबस जब भी हम देख रहे थे तो रेडियो एक्टिविटी वहां से हटा दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आ गया। तो ये सावधानी रखें बच्चे कि रेडियो एक्टिविटी टॉपिक नहीं मेंशन है फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना, जेईई मेन में एक आध क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहें और अब ये मान के चलें आगे अप्रैल शिफ्ट के लिए कि रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको बोल रहा है नॉट ट्रू स्टेटमेंट छांटना है। द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ। अब आपको पता है रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किस काइनेटिक्स को फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर की क्या खासियत होती है कि अगर मैं x अमाउंट लेता हूं तो एक हाफ लाइफ बाद ये x/2 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ बाद ये x/4 हो जाएगा और एक और हाफ लाइफ बाद ये इससे आधा x/8 हो जाएगा। तो कुछ ये पहला ऑप्शन है आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये स्टेटमेंट सही है। हमें छांटना है गलत स्टेटमेंट, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम। डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब रेडियो एक्टिविटी में जो लैम्डा होता है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, चूंकि ये न्यूक्लियर इवेंट होती है और न्यूक्लियस की इवेंट में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही माना जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमने कहा कि लैम्डा जो है टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट बना रहता है, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी में एक अंतर है। आपका जब काइनेटिक्स की बात करता है केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ पर वो बात करता है आपको रेट कांस्टेंट के की, और रेडियो एक्टिव जो डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है वहाँ बात करता है लैम्डा की। दोनों लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन एक बेसिक अंतर है कि यहाँ टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके इज ए न्यूक्लियर इवेंट और न्यूक्लियर इवेंट पर टेम्परेचर का अंदर जाके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, ऑप्शन 4 अगर हम बोलें कि हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ 1 रेट कांस्टेंट, तो टी हाफ जो है वो एक्चुअली क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके 0.693/k, या अपन ये कहते हैं या लैम्डा, तो ln2 टाइम्स ऑफ
अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हाफ लाइफ कह सकते हो ln2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डीके कांस्टेंट, लैम्डा डीके कांस्टेंट। तो सही स्टेटमेंट है ये वाला, हमें रॉन्ग छांटना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। अब ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब एक तो हमें नॉर्मल ये पता है कि इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इधर घटती है, ठीक है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जब 4-5 एलिमेंट होते हैं तब हमें उनकी डेटा के बेसिस पे कंपेयर करना होता है। तो अगर आपको डेटा याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम, ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन की 2.1, 1.0 से 1.5 बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं हम 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। 0.1 में से 0.1 घटा दिया मैंने तो 0.9 आता है। 0.3 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 1.8, 2.1। इसके बाद 0.4 ऐड करेंगे 2.5, 3.0। तो बेसिकली अब आपसे कौन कौन से एलिमेंट पूछे हैं वो यहाँ से देख के बता सकते हो आप कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा बोरोन है, ये बोरोन हो गया, और ये नाइट्रोजन है, ठीक। तो इनमें अगर मैं ऑर्डर देखूं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर बोरोन, फिर एल्यूमिनियम और फिर मैग्नीशियम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन इज करेक्ट। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? ठीक ठीक। चलिए तो अब नेक्स्ट जो है लेंथेनाइट आयंस विद 4f कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। अब बच्चों मैं पहले बता दूं कि आपके इस बार जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन आए हैं। कहां से? डी और एफ ब्लॉक से, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करके जाना है, छोटा सा चैप्टर है। जैसे एफ ब्लॉक में अगर आप देखो तो जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन याद करके जाना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप इजीली वहां से ये चीज निकाल सकते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे EU2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 4f7 आता है, इसका 4f7 आता है, इसका 4f यहाँ पे 6 आएगा, इसका 4f8 आता है, इसका वापस 4f6 आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो आंसर इज 1 A and B। तो जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि लेंथेनाइट के जो और रेक्टिनाइट के जो एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका नेम आपको याद करके जाना है, उससे उस पर आधारित क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है कि आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका जो है रिप्रेजेंटेशन, उसका फुल नेम और उसका कॉन्फ़िगरेशन याद करके जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित, ठीक। तो सीधा कॉन्फ़िगरेशन आधारित क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर में बता देता हूँ कौन सा है पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ये वो पूछ रहा है, जैसे इसको मैच वाला क्वेश्चन है ये, तो इधर अगर मैं देखूं तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन ये मान लो कि कई बार कई शिफ्ट में पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये जेईई में आने वाला। ये समझ लो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यही होगा, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिंपल आपको देखना है कि जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ रेडियस ज़्यादा होगी, और जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ रेडियस कम होगी। तो ये जो ऑर्डर है ये किसको मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आयनिक रेडियस को। ये पता चल गया मुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता है कि इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसका जो मैं देखूं तो ये ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का, कैसे? ये एक्सेप्शन आ गया, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये एक्सेप्शन है। वैसे जनरल आपको पता है इधर आई बढ़ता जाता है, तो ये एक्सेप्शन जिसको ध्यान होगा वो कर पाएगा, तो ये आई के साथ मैच हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये अगला ऑर्डर जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अगला ऑर्डर हमारा यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। ये बोरोन जो है हमें पता है पीरियोडिक टेबल में इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑर्डर हमारा किसके लिए मैच कर जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर। और बाकी फिर जो बचा हमारा
वो कौन सा बचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे क्लोरीन की 3.0 होती है, ठीक है। उसके पहले सल्फर 2.5, फास्फोरस 2.1 और सिलिकॉन यहाँ से 1.8। तो ये ऑर्डर किसको मैच कर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्वेश्चन जो है ये पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड था, ठीक है ना। चारों प्रॉपर्टी इसने ले ली है, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडियस। तो जनरल आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड याद करके जाना है और जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हैं वो याद करके जाना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पीरियोडिक टेबल का है, ठीक। आगे आ रहे हैं हम, ए लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड ए थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल। अब देखिए थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल का मतलब क्या है कि वेसल पूरा बंद है, थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब यहां से हीट का लॉस या गेन जो है वो नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। क्यू 0 हो गया। अभी बोल रहा है कि वास मैकेनिकली स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड। समझो कि यहां पर कोई हमने फैन लगा दिया और फैन लगा के इसको हम घुमाते जा रहे हैं। अब यहां ये चीज आएगी कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं और आउटसाइड वर्क कर रहे हैं, तो अब यहां क्या होगा, कुछ एनर्जी अंदर जा रही है। किसकी फॉर्म में एनर्जी जा रही है, वर्क की फॉर्म में। और वर्क अपन एनर्जी यहां दे रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर अपन देखें तो वर्क का साइन होगा पॉजिटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे बोल रहा है, डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू ग्रेटर देन 0, क्यू हीट 0 और वर्क ग्रेटर देन 0। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्या ये क्लियर है सब लोगों को, क्या ये क्लियर है भाई जो मैंने बताया है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन ही यहां पूछा है रेडियस के बारे में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, बोर मॉडल का आधारित क्वेश्चन है, रेडियस पे आधारित क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2 और हीलियम आयन अगर हमने लिया He+, तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होगा, 2, ठीक। अभी बोल रहा है इज गिवन एज, और A0 बोला रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब A0 जो है वो हाइड्रोजन एटम का n बराबर 1 का रेडियस है और इसके लिए Z क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए A0 को क्या लिख दूं मैं, A0 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग। ये हाइड्रोजन वाली रेडियस होगी और हीलियम वाली रेडियस क्या होगी, ये जो रेडियस R बराबर होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, n 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन Z2, ये एमस्ट्रॉन्ग। तो ये अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो R अपॉन A0 का रेशियो आ जाएगा 2 के बराबर। तो R इज इक्वल टू 2A0 हीलियम वाले की रेडियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2A0। तो आंसर R इज इक्वल टू 2A0। क्या ये क्लियर है सब लोगों को, बोलिए क्या ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ए वेसल, ये बोल रहा है कि ए वेसल इन 1000 केल्विन। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एनटीए ने बोनस नहीं किया हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये एक तरह से बोनस वाली कैटेगरी में आएगा। ये केपी पूछ रहा है यहाँ पे, और केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में केसी और केपीओ तभी पूछ सकता है जब वो रिएक्शन साथ में दे, रिएक्शन साथ में नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन एक तरह से बोनस कैटेगरी में जाएगा, भले इसे बोनस नहीं किया हो एनटीए ने, पर ये बोनस वाली कैटेगरी में जाएगा। ये बोल रहा है CO2 का प्रेशर शुरू में है 0.5 atm, ठीक। अभी बोल रहा है कि सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इन बाय द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होता है ग्रेफाइट सॉलिड और ये CO गैस, ठीक। अब इस केस में अगर अपन देखें यहां पे इसमें बोल रहा है कि शुरू में CO2 T बराबर 0 पे लिया इसने 0.5 atm। ये सॉलिड है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। सम ऑफ द CO इज कन्वर्टेड इनटू CO बाय द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm। अब हमने माना कि शुरू में 0 था, इक्विलिब्रियम आने पर 0.5 में से अगर मैं x अमाउंट खत्म करवा देता हूं तो स्टोइकियोमेट्री 1 से 2 की है,
तो यहाँ बन जाएगा बच्चों 2x, ये 2x बना दिया मैंने। अब 2x बनाने के बाद P टोटल में दो चीज़ों का योगदान होगा, प्रेशर ऑफ CO प्लस प्रेशर ऑफ CO2। हमने रखा यहाँ पे 0.5 माइनस x CO2 का प्रेशर, ठीक है, और इधर CO का प्रेशर जो है 2x। सॉल्व करने पे 0.5 प्लस x इज गिवन एज, ये 0.8 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.3। इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 और ये हमारा आ जाएगा 0.6, ठीक। अब ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जब Kp लिखेंगे तो Kp का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। CO का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 0.2। यहाँ हम सोल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1.8 ATM। तो आंसर इज 1.8। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? तो ये सिंपल डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद अपन ले रहे हैं, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन बाई कैन ऑब्टेन H2SO8। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। अब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से आया है ये आया है टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस से। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका आपको लर्न करके जाना होता है एग्जाम में कि किससे क्या मिलेगा। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा कि H2SO8 की बात कर रहा है, तो बच्चों को नोट्स में लिखा रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यदि हम लेते हैं तो सबसे पहले ये ब्रेक करता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस आयन में। ये केटायन भागता है कैथोड प्लेट की तरफ और वहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये एनायन भागता है एनोड प्लेट की तरफ और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ये दो मॉलिक्यूल होते हैं जो वहाँ बना देते हैं इस केस में H2S2O8 मार्शल एसिड या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो H2S2O8 बनेगा। ये पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये नोट्स में लिखे हुए हैं और ये वहाँ से याद करके जाने हैं कि NaCl का कितना होगा, NaCl का कराएं तो क्या मिलेगा, NaBr का क्या मिलेगा, तो डाइल्यूट H2SO4 का क्या मिलेगा। तो ये सब नोट्स में है जो डेटा आधारित होते हैं, याद करके जाने हैं। क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? ठीक, चलो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम ले रहे हैं, तो ये वाला देख लो क्वेश्चन एक बार। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं हम। ये बोल रहा है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CFAC डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाइडल है, ऑक्टाइडल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन सबका क्या है 6। अब यहाँ पे जब CFAC निकालते हैं तो CFAC ऑक्टाइडल के लिए फार्मूला होता है NT2G माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस यहाँ आ जाएगा आपका प्लस NEG 0.6 डेल्टा नॉट। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसका मैं 4 निकालूँ। Fe+2 स्टेट में है, ये Fe+2 में है, ये आपका Fe+3 में है और ये यहाँ पे Cn की जगह है SCN6। ठीक है, ये मिसप्रिंट है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे K3Fe SCN6, ये मिसप्रिंट था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Fe+3 स्टेट में है और वीक लिगेंड है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको मैं D5 लिखूंगा और D5 के साथ अगर वीक लिगेंड है तो ये कैसे भरा जाएगा, यहाँ गैप कम होगा, डेल्टा नॉट इज लो बिकॉज ऑफ वीक लिगेंड। 1 2 3 4 5 यानी कि T2G हो गया हमारा 3 और EG हो गया हमारा 2। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, कहाँ ला के रख रहा हूँ मैं, CFAC में। ये 3 था और ये 2 था, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया था। अरेंज द सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का केस है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव। सॉल्यूशन एंड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन ये किसमें से पूछ रहा है, ठीक है, ये किसमें से पूछ रहा है, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में से, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो अपन ने देखे बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में मोलालिटी दे रखी है और डाइल्यूट सॉल्यूशन से, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलारिटी को हम क्लोज टू मोलालिटी भी मान सकते हैं। तो पहली तो चीज ये एज्यूम करनी है यहाँ पे। अगली चीज ये है कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम इंटू आई हो जाएगा। आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, तो मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर NaCl का आई बराबर 2 होगा, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 होगा, NaCl 2 होगा, आई 2 होगा। यानी कि मैं इसके साथ, इस डेटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, और जहां पर m इंटू आई ज़्यादा आ रहा होगा वहां पे डेल्टा टीबी जो है वो ज़्यादा होगा। और डेल्टा टीबी क्या होता है बच्चों, डेल्टा टीबी होता है TS माइनस टी नॉट, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वहां ज़्यादा होगा जहां डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा, और डेल्टा टीबी वहां ज़्यादा होगा जहां MI ज़्यादा होगा। अब आप देख लो MI का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक है, उसके बाद इन दोनों में डिसाइड कर रहा हूँ आई इसका ज़्यादा है तो ये थर्ड नंबर पे आ गया और ये फोर्थ नंबर पे आ गया। तो ऑर्डर जमा सकते हैं आप इस तरीके से, जो इसमें आंसर आ रहा है, तो ये फोर्थ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद जो है ये आ गया आपका फर्स्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या ये क्लियर है सब लोगों को, बताइए। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का क्वेश्चन। इसके बाद हम ले रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4-2 एंड NiCO4 डायमैग्नेटिक, चूज द करेक्ट ज्योमेट्री। अब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। निकल जो है वो अगर +2 स्टेट में होता है और इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड हो तो ये फॉलो करता है sp3 को, और निकल अगर +2 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ये फॉलो करता है dsp2 को। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और निकल D10 कॉन्फ़िगरेशन कहीं आ जाता है तो फिर वो हमेशा फॉलो करता है sp3 को। आ जाते हैं अपन इस पे, NiCl4-2 पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से NiCl4-2 में निकल +2 स्टेट में है, मतलब 3d8, इसके साथ अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बच्चों, इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है तो बढ़ना चालू होगा आगे से, और आगे से चालू होगा तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा, sp3। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, और टेट्राइडल इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। sp3 मतलब टेट्राइडल। अब अपन आ रहे हैं NiCO4 पर। NiCO4 में निकल 0 स्टेट में है, 0 स्टेट में यानी 3d10 हो जाएगा, और 3d10 में ये d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए रहेंगे। अगर d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर d ऑर्बिटल जो है पूरे भरे हुए हैं तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और डायामैग्नेटिक में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि d खाली नहीं है अंदर। तो ये दोनों ही टेट्राइडल हैं, लेकिन ये वाला आपका डायामैग्नेटिक है और ये वाला पैरामैग्नेटिक है, और दोनों टेट्राइडल है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, निकल +2 वाला और निकल 0 वाला दोनों टेट्राइडल। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम CO2 गैस वाज केप्ट इन ए सील्ड कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 273 केल्विन। STP कंडीशन पे बोल रहा है ये 1 atm टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक, ये STP कंडीशन होगी हमारी। अभी बोल रहा है कि कुछ CO2 रही, ठीक है, सारी CO2 को पास किया हमने एक सॉल्यूशन में से जिसमें पड़ा हुआ है CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए CO2 एसिडिक गैस है और ये अपना बेस है, तो इनकी रिएक्शन क्या होने वाली है, CO2 और CaOH2 मिलकर क्या बनाने वाले हैं, CaCO3 सॉल्ट। किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, 1:1 रेशियो में, ये मुझे पता लग गया। इसने क्या किया, एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 पास थ्रू है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH2,
द एक्सिस अनरिएक्टेड CaOH2 वाज लेटर न्यूट्रलाइज्ड। इसका मतलब अगर मैं CaOH2 यहां पे लेता हूं x मोल, ठीक, तो ये एक्सिस में मैंने लिया, एक्सिस में मैंने लिया तो क्या होगा, इसका कुछ अमाउंट बच जाएगा। किसका अमाउंट बच जाएगा, CaOH2 का कुछ अमाउंट रिमेनिंग रहेगा। ये एक्सिस में लिया था मैंने। फिर ये बोल रहा है कि इट वाज लेटर न्यूट्रलाइज विद HCl, तो इसमें मैंने HCl गिराया कितना, 0.1 मोलर और 40 ml ये रिक्वायर्ड था। अब बच्चों यहाँ रिएक्शन क्या होगी, ये बेस CaOH2 दो HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस 2H2। किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, 1:2 रेशियो। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि ये मोलाइटी इंटू वॉल्यूम करूँ सीधा, तो ये 4 मिलीमोल HCl चाहिए था खत्म करवाने के लिए। ठीक, 4 मिलीमोल अगर HCl चाहिए था तो ये 4 के लिए ये कितना चाहिए हो, सीधा यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ, 2 मिलीमोल CaOH2 यहाँ पे बचा हुआ होना चाहिए। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है सबको? अगर HCl 4 खत्म करवाना है तो ये 2 मिलीमोल चाहिए इसमें बचा हुआ, क्योंकि ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:2 रेशियो। तो 2 के लिए 1 चाहिए तो 4 के लिए 2 चाहिए। ठीक है, सिंपल बात। ठीक, अब CaOH2 में एक लाइन और लिखी इसने, द गिवन एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्ट विद एक्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब है कि अगर ये x मोल है तो इसका आधा तो खत्म हो जाएगा यहां पर और आधा बच जाएगा, तो यहां बचा हुआ कितना है, x/2, और इसके 4 के लिए 2 चाहिए था, तो x/2 को मैं यहां सोल्व करूं 2 से, तो x हमारा कितना आ गया, 4। अगर 4x आ गया तो ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, 1:1 रेशियो में, तो इसके 4 के लिए CO2 कितना चाहिए, 4 मिलीमोल। अब 4 मिलीमोल CO2 है और ये क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, CO2 जो है वो 4 मिलीमोल है। ठीक, तो यहां से कितने मोल हो गए, 4 × 10⁻³ मोल, और इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 4 × 10⁻³ इंटू 22400 ml में यह आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या सबको? ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालना था जो आप निकालोगे इसे। तो मैं इसको एक बार और समराइज कर देता हूं। ठीक है, तो वैसे ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट का चैप्टर का क्वेश्चन मान सकते हैं या मोल का भी मान सकते हो आप। इसको मैं इक्विवेलेंट से भी कर सकता हूं, अगर आप चाहो कि अपन इक्विवेलेंट से करें तो मैं इक्विवेलेंट से भी करवा सकता हूं इसको। कैसे कि CO2 प्लस CaOH2 की रिएक्शन हो रही है, ठीक, और इधर CaOH2 और HCl की रिएक्शन हो रही है, तो इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यहां से भी कर सकते हैं अपन, इसके इक्विवेलेंट कितने हो गए, 1 इंटू यहाँ पे 40 इंटू 0.1, और ये आधा यहाँ पे खत्म करता है और आधा यहाँ पे बच जाता है, हाफ। तो ये पता लग जाएगा ना शुरू में कितना लिया था, फिर उसकी रिएक्शन में इससे करवा दो। तो इक्विवेलेंट का भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा अप्रोच मोल वाला है। जो बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं तो वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मोल से ज़्यादा आसानी से होगा। कैसे, इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए। ठीक है, ये जो CaOH2 लिया ये एक्सिस में लिया, जितना लिया मैंने उसका आधा तो यहाँ खत्म हुआ और आधा बचा। उस आधे की रिएक्शन किससे करा रहा है, HCl से। तो HCl के 4 मिलीमोल खत्म हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैंने रिएक्शन लिखी, इसके स्टोइकोमेट्री 2:1 की है, तो मोल CaOH2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल HCl डिवाइड बाई 2। HCl 4 रखा मैंने यहाँ, तो ये आ गया 2। अगर ये 2 मिलीमोल यहाँ है तो यहाँ शुरू में 4 होगा, ये 4 के लिए कितना चाहिए CO2, 4 मिलीमोल। तो मैं मोल वाले अप्रोच से कर रहा हूँ। क्या ये सब बच्चों क्लियर है कि मोल वाला आसान है? तो ये यहाँ पे जो है ये x जो है वो कितना आया है, ये x हमारा जो है 2 आया है, यहाँ से 2, ये जो मिलीमोल यहाँ खत्म हुआ ये x 2 आया, और अगली स्लाइड में यहाँ 2 मिलीमोल है, तो 2 × 10⁻³ 22400 ml। ये वाली स्टेप ध्यान रखिए। इसके 2 के लिए 1 चाहिए था तो 4 के लिए 2 चाहिए, बचा हुआ 2 है, यहाँ खत्म 2 हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 खत्म हुआ है तो 2 के लिए कितना चाहिए, 2 मिलीमोल निकाल लिया मैंने सीधे, यहाँ से आंसर आ गया। आगे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन दैट शो लीनियर ज्योमेट्री।
अब ये किसका क्वेश्चन है? केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में जेईई मेन अप्रैल देने वालों के लिए मैं बता दूं कि जितने भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं वो एक अलग नोट्स बुक में लिखकर और उनको बनाना सीख लो या मेमोराइज कर लो। क्वेश्चन डायरेक्ट उन पे से आता है। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, ये बेंट स्ट्रक्चर होता है। BCl2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ये याद होगा तो ये लीनियर हो गया। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज। N3- एजाइड आयन लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp। इसके बाद NO2 जो है, NO2 यहाँ पे जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये तो बेंट टाइप का होगा। OF2 जो है ये बेंट होगा। जीनोन F2 ये होगा इस तरीके से, फ्लोरीन फ्लोरीन और 3 लोन पेयर यहाँ पे। और इसको मैं देखूँ तो ये 3+2+3 का केस है, ये भी बेंट होगा। ये लीनियर होगा, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर। इसके बाद NO2+ इज ऑल्सो लीनियर। कैसे? N डबल बॉन्ड O पूरे पे चार्ज प्लस, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये लीनियर हो जाएगा हमारा। I3- इज लीनियर, I3- भी ऐसे होता है, I के साथ ये I इधर, ये I इधर, पूरे पे चार्ज -1 और 3 लोन पेयर यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर अगर बच्चों को याद है तो इजीली कर सकते हैं, तो ये लीनियर हो जाएगा। ओजोन बेंट है, तो ओजोन जो है वो आपका बेंट हो जाएगा, ओजोन नहीं होगा। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O, ये बेंट स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पे बेस क्वेश्चन है, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मेमोराइज करने वाला है। 6 इसमें आंसर आ गया हमारे गिन के बाद। ठीक है, आगे बोल रहा है ये A से B, A चेंजेस इनटू आइसोमेरिक फॉर्म B बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। A जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? केमिकल काइनेटिक्स का। कौन से चैप्टर का है? केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक, चलो अब आगे बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टेम्परेचर 1000 केल्विन है, टेम्परेचर 1000 केल्विन है। ठीक, इफ द एनर्जी बैरियर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी फॉर सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज, एनर्जी बैरियर यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज 191.48 किलो जूल पर मोल, ये दे दिया। एंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 10 to the power 20, A is equal to 10 to the power 20। आगे बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज, तो आपसे क्या पूछ रहा है ये? टी हाफ पूछ रहा है। टी हाफ होता है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट के निकालना आवश्यक है। और के ऑरेनियस इक्वेशन से क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ 10 to the power 20 ई की पावर माइनस ई ए की जगह 191.48 इंटू 1000 जूल में रख दूँ अपॉन आर 8.314 जूल में। टेम्परेचर यहाँ पे 1000 ले रहा है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सोल्व करने के बाद यहाँ से के निकलेगा, के को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो टी हाफ निकल आएगा। अब यहाँ पे ये सोल्व करना आपके लिए एक चैलेंज होगा कि इसको हम कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, ये कितना आता है वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक काम आएगा आपके कि ln जो है ln 10 होता है इज इक्वल टू 2.303, ठीक है ना। तो ये अब आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आता है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है बच्चों, मैं करके बता देता हूँ। ई की पावर माइनस 23.03 यहाँ से आता है, तो ई की पावर माइनस 2.303 इंटू 10 कर दूँ मैं इसे, ये ई की पावर माइनस ln 10 बाहर 10 है, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ln 10 की पावर 10, और इसे मैं लिख सकता हूँ ई की पावर यहाँ से 1 अपॉन, ये सोल्व करूँगा तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो ये पिछली स्लाइड में ले आता हूँ मैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 20 अपॉन 10 की पावर 10। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 10, और इसको अपन जो है यहाँ से सोल्व करके के को और हम यहाँ पे रख के आंसर निकाल लेंगे। तो पी को सेकेंड में पूछ रहा है, तो मैंने कितना निकाला 10 की पावर 10, ये आ जाएगा 0.693 इंटू 10 की पावर यहाँ -10, इसको मैं लिख सकता हूँ 69.3 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड में, और ये 10 की पावर -12 पी को सेकेंड होगा, तो
तो आंसर क्या हो जाएगा पिको सेकेंड में 69.3। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या जो मैंने बताई है? ऑर्डिनरी इस पर आधारित था, केमिकल काइनेटिक्स की है। पिको सेकेंड होता है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ये पिको सेकेंड होता है। कैलकुलेशन टफ थी है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करवा दी उसने, और ये कैलकुलेशन जैसे मैंने यहाँ बताया, ये वाली चीज़ थोड़ी सी टफ थी, इसको इमेजिन करना। तो ये बहुत कम बच्चे जो है इसको इस तरीके से सोच पाए होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि कैलकुलेशन में बच्चे फंसे होंगे यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन वाइज जो है थोड़ा सा टफ पार्ट था जो यहाँ पे किया है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आप इसको जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है इसमें बेटा ऑर्गेनिक का बहुत ही इजी सा और बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाया गया, इवन नोट्स में होगा। यहां पे आपको लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो का मतलब उसमें ऑप्टिकल भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। अब हमें पता है ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिन दिखा रहा है और ये एक काइरेल कार्बन है, तो इसमें टोटल स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? इसमें टोटल स्टीरियो सेंटर हैं 2, तो और टोटल स्टीरियो आइसोमर, जब भी स्टीरियो सेंटर 2 या 2 से ज्यादा हो और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाता है 2 की पावर n, और यहां n क्या है? स्टीरियो सेंटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलो चेक करते हैं, आंसर 4 गिवन इन 4th ऑप्शन। और यदि हम देखें आंसर 4 कैसे आएगा, काइरेल कार्बन लाइट को रोटेट करेगा, तो इट मे बी R कॉन्फ़िगरेशन, इट कैन शो मे बी S कॉन्फ़िगरेशन। और जब डबल बॉन्ड है वो सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी, तो एक आइसोमर R सिस, एक आइसोमर R ट्रांस। ऐसे ही S जब कॉन्फ़िगरेशन है, जब ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हो सकता है डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन S हो, सिस हो, और जब ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज करे तो कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं? 4। ठीक है, बहुत बढ़िया सा आइसोमेरिन का क्वेश्चन है। आंसर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन बायोमोलिक्यूल का बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एक नॉर्मल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड एक अल्फा एमिनो एसिड है। ठीक है, सैक्रिक एसिड, यदि आपको याद हो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है बाय HNO3, तो बेटा हमारे पास ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना हुआ ये एसिड कहलाता है सैक्रिक एसिड। दिस इज ऑल्सो अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारा बचा एस्कॉर्बिक एसिड, क्लास में सभी को बताया गया है। विटामिन सी, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसी का साइंटिफिक नेम होता है। तो हमसे पूछा था इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ था मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। क्या SN1 हम कहते हैं जनरली SN1 3 डिग्री में फास्ट, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में और भी कम होती है। क्यों? बिकॉज द रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, नॉट रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कहने को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। पहले होता है डिसोसिएशन, जब ये डिसोसिएट होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से स्टेबल होगा, यानी इसके प्लस एम इफेक्ट से ये स्टेबल है। तो पहला स्टेटमेंट, दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड बट इट कैन प्रोड्यूस स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
नियोपेंटाइल क्लोराइड विल नॉट, ध्यान से देखेगा, ये जब वर्ड्स होते हैं इनको अंडरलाइन किया करो, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। थोड़ा सा जाओ, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जर्नली बोलते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोलते हैं क्योंकि SN2 सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन साइमल्टेनियसली हो रहा था, लेकिन स्टीयरिक क्राउडिंग बढ़ती है तो रेट ऑफ SN2 डिक्रीज होती है। नियोपेंटाइल क्लोराइड में इस कार्बन पे जुड़ा हुआ ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये इसको स्टीयरिक क्राउडिंग लगाएगा, तो इसीलिए रेट ऑफ SN2 नहीं होगी। स्टेरिकली क्राउडेड 1 डिग्री हैलाइड 2 डिग्री हैलाइड में SN2 नहीं होती। तो यहां पे उन्होंने नॉट लिखा हुआ है तो भी ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct, both statement 1 and 2 are correct, आंसर 4 होगा। 1 mole of propine react with excess of sodium to liberate half a mole of H2 गैस। हाइड्रोकार्बन का बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्रोपाइन की ये हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन। जब हम इस पे सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड 1 एसिडिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। तो पहली लाइन 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट अ हाफ मोल ऑफ H2 गैस, ये बिल्कुल सही है। 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, अब देखो बेटा इसका अगला स्टेटमेंट 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन। अब आपको पता है 4 ग्राम है, प्रोपाइन है C3H4। जल्दी से देखते हैं 36 प्लस 4 से इसका 40 ग्राम, तो मोल कितना आ गया 1/10 मोल। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, 1 मोल से आधा मोल H2 गैस बनती है। हमको लिखा हुआ है 4 ग्राम, तो मैंने 4 ग्राम को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो मेरे पास मोल आ गए 1/10। चलो 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद MaNH2 टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाई 22.4। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो बेटा स्टेटमेंट पढ़ना, ऊपर सोडियम मेटल है और नीचे, ऊपर सोडियम मेटल है और नीचे लिखा हुआ है हमको सोडामाइड। सोडामाइड की जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो ये बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन प्लस अमोनिया। तो इसका 1 मोल अमोनिया रिलीज कर रहा है, इसका 1 मोल प्रोपाइन सोडामाइड से रिएक्ट करके 1 मोल सॉल्ट और 1 मोल अमोनिया गैस दे रहा है। अब आपके पास मोल हैं कितने 1/10। नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं इसको। 1/10 मोल ऑफ प्रोपाइन प्रोड्यूस 1/10 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हमें पता है STP पर तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP वो होगा 22.4 ml। 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 ml है, तो 1/10 से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22,400 ml अमोनिया। क्लियर? चलो वापस चलते हैं। 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये अलग रिएक्शन करवा दी, ये अलग मोल भी जोड़ दिया। 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन से हमने 4/10 से मोल निकाले, 1/10 रिएक्शन लिखी तो हमारे पास पता चला 1 मोल आएगा। 1 मोल में अब यहां पे एक छोटा सा ही मिस्टेक है, आप ध्यान से देखोगे पूरी लाइन सही है। हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है 22,400 की से 2240, हमारा वॉल्यूम आ रहा है 2240।
लेकिन यहां उसने वॉल्यूम लिखा हुआ है 2 to 4, तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है, गलत है, इनकरेक्ट है। चलो चेक करते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन। चलिए आंसर 1। IUPAC नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन दे दिया। IUPAC नोमेनक्लेचर वाले इस क्वेश्चन में यदि हम ढंग से देखें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर वैसे मैं आपको बता देती हूं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, देख लेते हैं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी। एस्टर लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से यहां पे बिहेव एज ए साइड चेन। मैंने इसको मेन चेन में लिया, 1 2 3 4 5, यहां जाऊंगी तब भी 6 कार्बन, ये इसकी मेन चेन हो गई। अब यहां ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज ऑल्सो बिहेव एज ए साइड चेन। जब हम एस्टर का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, whenever ester behave as a branch, उसके 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं that depend upon connection with main chain। जब भी एस्टर मेन चेन पर CO की साइड से जुड़ा होता है तो हम इसको लिखते हैं एल्कोक्सी। दिस पार्ट इज एल्कोक्सी एंड दिस पार्ट इज कार्बोनाइल। सपोज वो O की साइड से जुड़ा हो तो इसको लिखते थे एल्केनोयल ऑक्सी। अब हम यहां देखें तो ये CO से जुड़ा है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, इसका नेम है मिथाइल, और इसका नाम यदि मैं लिखूंगी तो मिथॉक्सी, लिखा है एल्कोक्सी, इस पोर्शन को एल्कोक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम। अब देखते हैं, बोथ नेम स्टार्ट विथ सेम अल्फाबेट M and M। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सिमिलर, देन कंपेयर सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, सो ऑन, एंड ऑलवेज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड राइट विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर मैथ के बाद नेक्स्ट लेटर है Y, यहां O है, तो आंसर आएगा 5-मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2-मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। अब इस क्वेश्चन में एनटीए की तरफ से इसमें गलती है। देखिए क्या गलती है, नाम से पता चल रहा है हेक्सेन, OH, ये तो आंसर है ही नहीं। कंफर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में होगा, यहां तक तो ये सही है, हेक्सेनोइक एसिड ये सही है, लेकिन आगे देखो इन्होंने 6-मिथॉक्सी लिखा हुआ है, जबकि मिथॉक्सी की पोजीशन क्या आएगी, 5 आएगी। दूसरा यहां इन्होंने डाई मिथाइल लिखा हुआ है, यहां 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, तो एनटीए के हिसाब रियल में देखा जाए तो ये आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, रियलिटी में ये किसी भी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है ये तो होंगे ही नहीं। तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर के हिसाब से आंसर 4 टिक कर दिया, क्योंकि एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है, एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो रियल IUPAC नेम है वो किसी ऑप्शन में है नहीं। यहां ये नाम गलत है, ये 5-मिथॉक्सी और 2-मिथाइल होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी बच्चे, क्योंकि ये तो कंफर्म है ऊपर वाले तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, सिर्फ करेक्ट आंसर ये होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 मोस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और एनटीए ने भी यही आंसर दिया है। द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। अब पहले तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखते हैं फेलिंग टेस्ट है क्या। फेलिंग टेस्ट है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय फेलिंग रिएजेंट।
जो फैलिंग रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उन पर फैलिंग्स रिएजेंट डाला जाए, और फैलिंग रिएजेंट है क्या? अमोनिकल कॉपर सल्फेट विद सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के सॉल्ट को यदि हम फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में मिलाएं तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और एक हमारे पास रेड ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए दिस रिएक्शन इज यूज इन अ लैब फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड के साथ सारे जितने भी एल्डिहाइड हैं ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग्स रिएजेंट के साथ, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन। बेंजेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड के डेरिवेटिव रिएक्शन नहीं करते हैं। दूसरा, कीटोन नहीं है, ये सब किसके साथ रिएक्शन की जाती है? दिस इज अ लैब टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसीटेल, formic acid, alpha hydroxy ketone and hemiacetyl also give positive test with failing solution। ठीक है, ये हमें थ्योरी वाइज पता है। चलो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट, पहला एल्डिहाइड है बट दिस इज अ एरोमेटिक एल्डिहाइड। लाइन बेंजील्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता बिकॉज दैट इज हाईली स्टेबल, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको यदि हम देखें तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आपको यदि याद हो तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर होता है because fructose can tautomerize and form dienol। तो फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ये फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। एल्डिहाइड देगा, सी देगा, एंड दिस ऑल्सो विल गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ बेंजिल्डिहाइड, दिस इज एसिटिल्डिहाइड डेरिवेटिव। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी डी ई। चलो चेक करते हैं, ए लिखा हुआ है, ए जहां जहां ए है वो तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, यहां पर नाइट्रोबेंजीन को ब्रोमीन और साथ में लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। तो बेटा ब्रोमीन, ये रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट ब्रोमीन को पोलराइज करेगा, और ब्रोमीन को पोलराइज होने के बाद ब्रोमीन टूटेगा Br+, इसका पोलराइजेशन होगा Br+, Br-। हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये Br इसकी तरफ जाएगा और NO2 इज अ मेटा डायरेक्टर ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया मेटा ब्रोमो। SnHCl नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेगा एनिलीन में, NaNO2HCl याद करिएगा एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन। और अब आता है डाईएजोटाइजेशन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फर्दर रिड्यूस टू बेंजीन बाय 2 रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में पढ़ाया जाता है, नोट्स में लिखवाया भी गया है। नाइट्रो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को 2 रिएजेंट से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वापस बेंजीन, एक H3PO2 से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल। इथेनॉल इसको रिड्यूस तो कर देगा,
लेकिन खुद को क्या कर लेगा, साथ में रिड्यूस करके बेंजीन बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन। यहां एथेनॉल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद का ऑक्सीडेशन करें। तो हमारा प्रोडक्ट है ब्रोमोबेंजीन एंड एसिटिल्डिहाइड। चलो चेक करते हैं, ये नहीं हो सकता। यहां पर एसिटिक एसिड है, एल्डिहाइड तो है, साथ में ब्रोमोबेंजीन प्लस एसिटिल्डिहाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। अगेन स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा पहले क्वेश्चन में इनकरेक्ट करेक्ट वाले पॉइंट को अंडरलाइन किया करो, क्योंकि पता चला फ्लो में करेक्ट को टिक कर दिया, इनकरेक्ट को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का टॉपिक है प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और सोचें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली शर्त होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दूसरी शर्त होती है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड पर ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो बेटा जब मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगी तो क्या इसमें मुझे कभी भी इस तरफ दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से ना तो सिस फॉर्मेशन होगा ना ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। यहां लिखा प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फॉल्स। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ट्रांस किसे कहते हैं, जिसमें सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड हो। चाहे इसे ऐसे लिखो, चाहे बेटा इसको इस तरह लिखो। यदि सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो वो ट्रांस आइसोमर है, बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल सही है। सिस ब्यूटीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस टू ब्यूटीन। चलो चेक करते हैं इसको। सिस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ट्रांस टू ब्यूटीन से ज्यादा है। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और sp3 और sp2 में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहां भी यदि हम देखें तो ऐसे होगा। अब दो सेम क्वांटिटी के वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पर आपस टकरा रहे हैं, तो बताओ इसका नेट वेक्टर समेशन कितना होगा, 0। तो इसका म्यू नेट भी 0 होगा। जबकि दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में आ रहे हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो नेट वेक्टर होगा एडअप हो जाएगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा। नेट वेक्टर समेशन, ये पता है मुझे वैल्यू नहीं निकालनी, ग्रेटर देन 0, और जो वेक्टर समेशन होता है दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो आप देखोगे ये लाइन भी करेक्ट है। अब आते हैं इसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटीन शो जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपके पास है ब्यूटीन, इस कार्बन पर लगे ये दोनों ग्रुप सेम हैं, और यदि एक डबली बॉन्डेड एटम पे लगे ग्रुप सेम है तो वो जीआई शो नहीं करता है, ये भी फॉल्स है। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ये भी गलत है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और हम सभी जानते हैं ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, और जब ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। और सॉलिड फेज में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो सिस और ट्रांस में किसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ट्रांस की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा होगा। ठीक है। अब क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी, मुझे बताने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो गया, ए, फॉल्स स्टेटमेंट डी और ई। चलो चेक करते हैं।
A, D और E only given in option 1. In Carriers method for estimation of halogen, क्या आपको याद है Carriers method is used for estimation of sulfur, phosphorus, chlorine, bromine और iodine. That is based on precipitation technique. Precipitate बनाओ, उसे फिल्टर आउट करो, ड्राई करो और उसका वजन निकालो. तो इसके हिसाब से आपको यदि याद हो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला होता है 35.5, 143.5 पीपीटी मास अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. 35.5, 143.5. ओके, AgCl के पीपीटी का मास प्रोड्यूस 143 मिलीग्राम. अब मेरे को पता है मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और कंपाउंड का मास है 180 इंटू 10⁻³ यदि आप देखोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास 35.5 100 180 सॉल्व कर लीजिएगा. सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 20. ठीक है. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अगेन. नाइट्रोबेंजीन को SN नहीं हो तो ZN नहीं हो तो Fe के साथ एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो उसमें प्रेजेंट जितने भी NO2 ग्रुप होते हैं सबको NH2 में रिड्यूस कर देगा. एनिलीन पर लिखा है NaNO2HCl 0 डिग्री, 0 से 5 डिग्री पर एनिलीन का हो जाएगा डाईएजोटाइजेशन and after diazotization product become benzene diazonium chloride. फिर है Cu2Cl2. This is very famous Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction से ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, ये कॉपर के साथ CuCl और यहां से निकल जाएगा N2 और Na ईथर. एक रिएक्शन का नाम होता था फिटिंग रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन. और बुर्ज फिटिंग रिएक्शन से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया बाइफिनाइल. अब उसने पूछा क्या हमसे, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट A. मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म A इज, बड़ा सिंपल है, C6H5 ऐड कर सकते हैं. मैंने ऐसे लिख दिया ताकि ऐसे. अब ये हमारे पास हो जाएगा कार्बन का मास हमको पता है 72 और 5 हाइड्रोजन, ये हो गया 77, इधर भी 77. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 154. बहुत सिंपल क्वेश्चन था फिटिंग रिएक्शन का. सारी रिएक्शन हम सीक्वेंस में यदि कराते जाएं, लास्ट में नाम नहीं पूछा है, प्रोडक्ट है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 144 ग्राम पर मोल. 144. ठीक है.